हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज आपके लिए हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद करंट डेंसिटी पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जब हम किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं तब इलेक्ट्रॉन किस तरह से मोशन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को हम जब किसी चालक को हम विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन किस तरह से मोशन करता है। ये दोनों बात हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होगा, है ना। ये दोनों रिलेशनशिप आज देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, वहां पे ना आई बराबर क्या आता है, फॉर्मूला क्यू बाई टी। आई बराबर क्या आता है, फॉर्मूला क्यू बाई टी। क्यू बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्यू बराबर पढ़े हैं प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू में आवेश हो गया क्यू, टी क्या है, समय है, और आई क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, उसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी पढ़े हैं ना। जे बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आई बटा ए। जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए। आई क्या है यहाँ पे, करंट, आई है यहाँ पे करंट, और ए क्या है, एरिया, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का एरिया। तो ये जे हो गया, उसके बाद क्यू भी हो गया, आई भी हो गया, है ना। ये सब चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रिलेशन पढ़ना है ना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। काश मेरा भी रिलेशन होता। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा अपवाह वेग में संबंध। ये वैसे तो बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे शायद क्वेश्चन भी ज्यादा दिखता नहीं है। शांत रहो। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन दिखता नहीं है, बट जरूरी नहीं कि हर चीज फायदे के लिए हो, है ना। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी सीख लेनी चाहिए। तो उसी में से है ये। तो हम लोग आज सीखेंगे कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। तो एक टॉपिक है। उसके बाद जो अगला जो आने वाला है ना, कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछा भी गया है, बिहार बोर्ड पूछा भी एक बार। तो इसके लिए हम लोग मान लो कि एक कंडक्टर है मेरे पास, और सपोज हम इस कंडक्टर में अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, ठीक है। मान लो एक कंडक्टर लिए और इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब याद करो थोड़ा सा पिछले लेक्चर को, जब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जब हम किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र नहीं जोड़ते हैं, पिछले क्लास में इसके बारे में बताए हैं, वहां पे आप जाकर के डिटेल्स में समझ लीजिए अगर आप नहीं पढ़े तो जब भी किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे, रैंडमली चलते हैं। यानी कि अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो हो सकता है कुछ देर के बाद वापस वो उसी पॉइंट पे आ जाए। तो जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी जीरो है, और नेट इसका एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होता है, जीरो होता है। ये सब हम लोग पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, जब हम इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देंगे, जब इसी चालक को, जी बार बार इलेक्ट्रॉन बोल दे रहे, तो मान लो कि जब हम इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए, है ना कोई बैटरी से जोड़ दिए, तो इस कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रॉन है अभी भी रैंडमली चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ने से हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, जिसके कारण वो भागेगा तो तिरछा तिरछा, लेकिन आगे भी बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो अगर मान लो इधर प्लस चार्ज है तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा लेकिन आगे भी बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ा लेकिन आगे भी बढ़ेगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो इस कंडीशन में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे इसका एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है, बट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अभी हम लोग को संबंध निकालना है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़िएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या संबंध होगा, उस चीज को पढ़ना। चलिए तो देखते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, और इसमें ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम इसको एक बैटरी से लाके जोड़ दिए, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू किया। ठीक है, आपको बताया भी था पिछले क्लास में कि हम लोग पढ़ने के लिए सीधा सीधा मान लेते हैं, है ना, अदरवाइज ये सीधा चलता नहीं है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन सब इस तरह ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दो लाइन लिख देते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। माना एक चालक जिसे ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तब चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स पर, देखो अब हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी चार्ज को लाके रख दिए, पिछले क्लास में बताए थे कि अगर मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी इंटेंसिटी ई है, और इसमें अगर हम क्यू चार्ज को लाके रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो भी आवेश, किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उसमें बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र इस आवेश पे बल लगाता है, और वो बल कितना होता है, F बराबर क्यू ई, है ना, आपको याद होना चाहिए। तो F बराबर कितना बल लगेगा, क्यू ई। अब यहाँ पे आवेश का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे ई ले लेते हैं, स्मॉल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई, और ई किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे F बराबर ई बल लगता है, एवं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स का त्वरण, जब इस पे फोर्स अप्लाई होता है तो ये त्वरित तो होगा लेकिन उस त्वरण से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, त्वरित होता है, जैसे कि आपको पता है कुछ देर के लिए तो त्वरित हुआ, इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन फिर जाकर के 0 हो जाता है। ठीक है, ये किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो त्वरित गति नहीं है, वो अपवाहित गति है। ठीक है, त्वरित तो होना चाहा कि हम अपना स्पीड को बढ़ाएं, बट आगे जो कर्नल लगा हुआ है उसके कारण उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। जो पॉजिटिव लैटिक्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, उसके कारण 0 हो जाता है। तो क्या है आगे कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पे F बराबर ई बल लगता है, एवं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स का त्वरण। अगर हम त्वरण की बात करें हर एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर ई बटा एम, है ना, A बराबर F/m, तो A बराबर ई बटा एम होगा। ये हो गया, यहां तक है क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिए, जब नहीं जोड़े थे तो उसका वेलोसिटी कुछ और था, जोड़ दिए तो वेलोसिटी कुछ और हो गया। तो मान लो कि जब हम इस चालक को नहीं जोड़े थे, थोड़ा देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ये चालक को हम किसी बैटरी से नहीं जोड़े हैं, तो उस कंडीशन में हर एक इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है, इसका u3, अगला का u4, u5, ऐसे ऐसे इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन है तो सबका स्पीड u1, u2, u3 ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, un हो जाएगा। क्लियर है, तो सभी इलेक्ट्रॉन का यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी,
U1 कॉमा U2 कॉमा U3 डॉट डॉट UN है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सबका हमने मान लिया UN है। अब इसको ला करके, अभी आपको बताया था कि इमेजिन करना कि पहले ये कंडक्टर को हम किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़े हैं। अब जैसे हम इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए हैं तो अब इसका वेलोसिटी अब U1 तो रहा नहीं, क्योंकि जैसे हम विद्युत क्षेत्र से जोड़े हैं तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो जैसे इस पे फोर्स लगता है F बराबर EE, तो थोड़ा देर के लिए तो त्वरित होता है और साथ साथ ये अपवाहित होकर के आगे भी बढ़ता है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाता है। तो मान लो कि इसका फाइनल वेलोसिटी, मान ले कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी V1 पहला इलेक्ट्रॉन का, अगला का V2, फिर V3, फिर V4, इस तरह से Vn, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन है एक का वेलोसिटी चेंज होकर के V1 हो गया, फिर V2 हो गया, फिर V3, क्योंकि पहले वाले का जो एवरेज होता है वो 0 होता है, बाद वाले तो वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से चलते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी V1 आ गया। तो अब V1 और U1 में रिलेशन क्या होगा, है ना। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में इसको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी लगता है। तो हमने गति के समीकरण में पढ़े थे कि अगर मान लो कोई गाड़ी है वो u वेलोसिटी से स्टार्ट की, t सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, तो v और u में एक रिलेशन होता है गति के समीकरण से, और वो रिलेशन क्या होता था, v बराबर u प्लस at। तो इस रिलेशन से हम हर एक का फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा, v3 कितना होगा, है ना। जैसे हम v1 की बात करें तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u, फार्मूला में क्या होता है u, तो v1 किसका हो सकता है, u1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन का, प्लस a, एक्सेलरेशन तो सबका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, e बटा m, चार्ज सब पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम लग रहा, मास सबका सेम है, तो एक्सेलरेशन सबका सेम, बट टाइम पीरियड, इसका टाइम हो सकता है कुछ और लग रहा होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन को इधर टकराने में कुछ और टाइम लग रहा होगा ना, टाइम सबका अलग अलग। तो u1 प्लस at1। इसी तरह से हम v2 निकालेंगे तो u2 प्लस at2, ऐसे हम v3 निकालेंगे तो u3 प्लस at3, इसी तरह से vn निकाल लेंगे, है ना, तो un प्लस atn, n इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल वेलोसिटी निकल गया। अब ये फाइनल वेलोसिटी निकल गया है, अब हम इसका निकाल लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन। तो पहले आप इसको लिख लो, रुक रुक, चलिए तो अभी देखे थे हम लोग वेलोसिटी, हम एक बार फिर से लिख देते हैं। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, v3 बराबर क्या आया था, u3 प्लस at3, है ना, और ऐसे करते करते vn बराबर un प्लस atn, ये वेलोसिटी आ गया। अब हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना ना, मेरा रिलेशन किस में फाइंड करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मेरा रिलेशन हो जाए तो रिलेशन हम लोग को कहाँ फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना है। तो निकालेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो असलियत में कि जब किसी चालक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितने सारे उसका इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी ही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि सब के सब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई होता है और वो धीरे धीरे करके वो अपवाहित होने लगते हैं, और जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसको अपवाह वेग कहते हैं, है ना। तो असलियत में एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जब कंडक्टर को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जो एवरेज वेलोसिटी आता है वही क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी 0, जब अप्लाई कर दिए तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और यही क्या है, लगभग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, चूंकि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है।
अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो यही है, इसी का तो एवरेज चाहिए हमको, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़े हैं। तो एवरेज निकालेंगे यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, वेक्टरली जोड़ेंगे इसको, प्लस डॉट डॉट vn बटा, उसके बाद एवरेज निकाल रहे हैं तो n, क्योंकि ये कितना बार आया, n बार आया, तो n लिख लेंगे। अब Vd इज इक्वल टू 1/n को बाहर निकाल लो। अब v1 का वैल्यू क्या है, तो v1 का वैल्यू u1 प्लस 81 है। v2 का वैल्यू देखें तो u2 प्लस 82 प्लस u3 प्लस 83 प्लस डॉट डॉट un प्लस 80n। क्लियर है, 1/n तो बाहर निकाल ली है ना। अब देखेंगे कि u1, u2, u3 और un, इसको अगर हम अलग कर लें तो u क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो है, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़े तो उस वक्त का जो वेग u1 है और उसका औसत क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि u1, u2, ये जो u है, इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के। अभी भी हम बता रहे थे, है ना। तो अगर हम सबको एक जगह पे कर दे, Vd बराबर 1/n, उसके बाद u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस, अब 1/n को यहाँ पर भी गुना कर दे और 81, 82 को एक जगह पर कर दे, जिसमें a कॉमन ले लें हम। तो a कॉमन ले लिए तो a बाहर आ गया, इधर बचा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। अब Vd इज इक्वल टू देख रहे हैं, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। एवरेज है क्योंकि नीचे n से डिवाइड है, प्लस a/n, n को इसमें दे दो तो टाइम का एवरेज निकल जाएगा, और टाइम का एवरेज जो आएगा वो कहीं ना कहीं टाइम ही आएगा, है ना, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे। तो Vd बराबर a और रिलैक्सेशन टाइम टाउ, a इंटू टाउ हो जाएगा। इसलिए Vd इज इक्वल टू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू अभी दिखे थे e एक्सेलरेशन, a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, e बटा m, और इंटू क्या है, टाउ। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं ना, ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, और कई सारे बच्चे तो बस इसलिए पढ़ते हैं कि हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए, है ना, एग्ज़ाम निकल जाए। तो एग्ज़ाम निकलने लायक ये क्वेश्चन है, और 2 नंबर में पूछा गया था, ज़्यादा नंबर में नहीं, 2 नंबर में। तो ये वाला जो रिलेशन है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, और ये रिलेशन का फिर हम यूज करेंगे ओम्स लॉ में। मतलब ये रिलेशन से हम ओम्स लॉ, आपको बताया था कि ओम्स लॉ J बराबर सिग्मा इंटू ई इस फॉर्म में भी होता है, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिग्मा बराबर Q/A, जो चार्ज डेंसिटी पढ़े ना, वही वाला सिग्मा है। नहीं, वो वाला सिग्मा नहीं है, ये वाला सिग्मा जो है, ये सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी है, चालकता है, सॉरी। तो ये चालकता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चालकता, प्रतिरोधकता आपको पहले पढ़ाएंगे ओम्स लॉ में, उसके बाद यहाँ तक के पहुँचेंगे, तो आप अभी से घबराओ मत। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग हिंदी लिख देते हैं, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। संबंध कब लिखाएगा, तौहीद, रिलेशन बिटवीन, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो फिर से हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस बार हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धारा घनत्व है,
और धारा घनत्व तो जे बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आई बाई ए, तो एरिया भी चाहिए। तो हम एक ऐसे कंडक्टर की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं जिसका कुछ ना कुछ एरिया भी हो। एरिया तो वैसे सबका होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड है, जरूरत है। तो मान लो कि इस कंडक्टर का एरिया कितना है, ए, ठीक है। और इस कंडक्टर की लंबाई हम मान लेते हैं एल। एल लंबाई का एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, माना एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट अगर लग रहा होगा कि क्या होता है, तो ये देखो गोल गोल जो दिख रहा है ना, ये गोल, इसका एरिया को, इसी एरिया को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये टोटल एरिया जैसे सरफेस हो जाएगा ये, तो ये गोल गोल जो कटते जाएगा ना, उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप एकदम सबसे सिंपल भाषा में समझो, अगर खीरा देखे होंगे, खीरा, तो खीरा को अगर आप जब काटते हैं ना, सलाद के लिए आप खीरा को काटते हैं, जैसे वो गोल गोल वो कटना शुरू होता है ना इस तरह से, तो वो उसका अनुप्रस्थ काट है। वो जो खीरा टोटल एक लंबाई था, परफेक्ट लंबाई था, है ना, तो इसको जब आप काट काट के अलग किए खाने के लिए, तो वो जो कटा हुआ भाग है ना, उसी को हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट कहेंगे, और उसका जो एरिया होगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चालक है ना, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितनी है, एल, ए, और लंबाई कितना है, एल। अब मान लो कि इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से जोड़ दिए, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़े तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, कितना है, ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस कंडक्टर पे अप्लाई कर देते हैं, तो ए है, और आगे लिखेंगे इस चालक को ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र से जोड़ा गया। तुम लोग भी पढ़ो आर्जो, कितना से जोड़ दिए इसको, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए। अब देखो जैसे हम विद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, नन्हा मुन्हा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, सबके सबके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, ड्रिफ्टिंग करना शुरू हो जाएगा। 2 दिन से चर्चा होती है यार इस पे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सबके सब इलेक्ट्रॉन अपवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो क्या लिखे, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र से जोड़ा गया है, तब इलेक्ट्रॉन VD अपवाह वेग से अपवाहित होते हैं, है ना। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक, मतलब ये कंडक्टर का एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में डेल्टा टी समय लगता है। कितना समय लगता है, डेल्टा टी। या कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे हम, है ना, कहीं पर से भी, तो VD अपवाह वेग से अपवाहित होते हैं यदि इलेक्ट्रॉन्स चालक के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में चालक के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में डेल्टा टी समय लगता हो, तब चालक की लंबाई, अब देखो यहां से हम चालक की लंबाई एल के साथ रिलेशन बना लेंगे। ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में डेल्टा टी समय लग रहा। यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक जाने में डेल्टा टी समय लगा। समय कितना लगा, डेल्टा टी। स्पीड कितना था, वेलोसिटी कितना था इलेक्ट्रॉन का, VD। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। फॉर्मूला होता है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय कितना लगा, डेल्टा 2, और स्पीड कितना था, VD। तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुने समय। L इसकी लंबाई कितनी गई, जो इसकी दूरी होगा वही इसका लंबाई होगा, है ना। तो यहां से यहां तक जाने में कितना इसको दूरी कवर करना पड़ा, VD इंटू डेल्टा टी। तब चालक की लंबाई हो जाएगा VD इंटू डेल्टा टी, जो कि L के बराबर है। क्लियर है यहां तक के, चलो ठीक है।
अब चालक के, पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे चालक के, पहले ऐसे मान लेते हैं, लंबाई VD इंटू डेल्टा टी है। आगे देखेंगे तब चालक का आयतन, है ना। तो हम लोगों को देखो लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई मिल गया और क्षेत्रफल मिल गया, तो हम आयतन फाइंड कर सकते हैं ना। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुने लंबाई। तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना a और लंबाई कितना है VD इंटू डेल्टा टी। तो चालक का आयतन हो जाएगा VD इंटू डेल्टा टी और इंटू a, है ना। तो ये इसका आयतन हो जाएगा। आयतन समझ रहे हैं ना, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है a और लंबाई कितना था l। l किसके बराबर है, VD इंटू डेल्टा टी, तो क्षेत्रफल गुने लंबाई हो गया, ठीक है। तो आयतन मिल गया। अब यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ना मान लो कि ये जो चालक है टोटल 10 मीटर 50 मीटर कितना लंबा है नहीं पता, लेकिन चालक के इकाई आयतन में 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज n है, ठीक है, कितना है n, है ना। n मान लो कि 10 पावर 29 है, 10 पावर 30 है, कुछ भी है। तो 1 मीटर, जैसे यहाँ पर हम कोई आयतन चुन लिए, यहाँ पे मान लो 1 मीटर क्यूब आयतन चुने और इस आयतन में जब हम काउंट किए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना मिला, n इलेक्ट्रॉन मिला। तो ऐसी एक और चुनेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मिलेगा n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मिलेगा n, यहाँ पर भी मिलेगा n। तो हर चालक के हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना मिल रहा है, n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे समझो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में 2n, 3 सेंटीमीटर क्यूब में 3n। तो इस तरह से चालक का टोटल आयतन कितना है, VD इंटू डेल्टा टी इंटू ए। तो ये इसका टोटल आयतन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो n इंटू इतना, है ना। अरे एक का कीमत है n रुपये, तो 2 का कीमत कितना होगा 2n, 3 का कीमत 3n, यानी जितना का कीमत चाहिए उतना से हम n को गुना कर देंगे। तो इतना में चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, 2 आयतन में 2n, तो इतना आयतन में VD इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू एन, है ना। तब चालक में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा n a VD इंटू डेल्टा टी, यानी n तो रहा, बाकी VD डेल्टा टी है, VD डेल्टा टी है, ये हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतना मिल गया। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि इस कंडक्टर में अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में जाता है तो कितना चार्ज पास किया, है ना। यानी कि यहां से देखते हैं, चालक में होकर गुजरने वाली आवेश Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Ne। तो n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा है, तो n a VD इंटू डेल्टा टी। n तो सिर्फ यहाँ पे था ना, n तो सिर्फ यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर क्यूब पे। अब बात हो रही है कि चालक में से, इस पूरे कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा है। खाली यहाँ पर का बात होता है तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन गुजरा, यहाँ पर का बात होता है तो यहाँ पर भी n। तो ऐसा n कितना बार है, तो n a VD इंटू डेल्टा टी बार है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n a VD इंटू डेल्टा टी और इंटू ई, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया, n a VD इंटू डेल्टा टी इंटू ई, टोटल चार्ज मिल गया। अब हमसे पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए करंट कितना गया होगा, तो I बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q बाई टी। Q निकल गया है n a VD इंटू डेल्टा टी इंटू ई और बटा टी। यहाँ पर टाइम भी डेल्टा टी लेंगे क्योंकि ये समय वो समय बताता है जितना मैं पास किया। इसको यहाँ तक पास करने में कितना टाइम लगा था, डेल्टा टी टाइम लगा था, कहीं पे ऐड किए होंगे, डेल्टा टी समय लगा, तो डेल्टा टी। अब देख रहे हैं डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल,
तो आई बराबर क्या बचा, एन ए भी डी ई, तो ये आई बराबर आ गया। यानी कि आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, करंट डेंसिटी में, है ना। तो करंट डेंसिटी के साथ फाइंड करेंगे तो ए को इधर लेके चले आएंगे, तो आई बटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन भी डी ई। अब आई बटा ए, चूंकि आई बटा ए किसके बराबर होता है बाबू, तो आई बटा ए जे के बराबर होता है धारा घनत्व में। ये सब फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। तो जे यहां पर रखेंगे, जे बराबर एन भी डी ई, यानी एन ई भी डी, मजा नहीं आ रहा था, एन भी डी, एन ई भी डी, ये जे के साथ रिलेशन होता है, एन ई भी डी। तो अब आ गया धारा घनत्व जे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी, दोनों में रिलेशन हो गया। अब इसको अच्छे से आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब जे एन ई भी डी, यानी ये सब जो फॉर्मूला आया है ना, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम डीपीपी में भी डाल देंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। मैं बालक तू माता, चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 mm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कॉपर तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻22 है, तब अपवाह वेग का मान बताइए। अभी जो हम लोग अपवाह वेग और करंट डेंसिटी में रिलेशन पढ़ रहे थे ना, तो बस उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे वहाँ पे हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, एरिया इतना होना चाहिए, है ना। उसके बाद करंट इतना अप्लाई हो जाएगा अगर डेल्टा टी टाइम में गया, कुछ भी है यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और इस डेटा के आधार पे आपको अपवाह वेग का मान बताना है। तो पहले एक बार अपने साथ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपसे बन रहा क्वेश्चन कि नहीं बन रहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार अपने से जरूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन से डेटा इकट्ठा करेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है। उसके बाद अपना फॉर्मूला देखेंगे जो हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कॉपर तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1 mm स्क्वायर। तो एरिया हमको मिल गया, एरिया कितना मिला, 1 mm स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे एरिया 1 mm स्क्वायर है और हमको चाहिए सिर्फ मीटर स्क्वायर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुना करते हैं। अब इसका स्क्वायर है तो फाइनली जो आने वाला है वो आएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 3 दूना 6, कई लोगों को 9 लग रहा होगा, जबकि ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो दोनों के बीच में रिलेशन गुना का होता है ना। चलिए तो एरिया हो गया। अब देखेंगे करंट, तो करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। करंट 10 एम्पियर हो गया। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कितना माने थे हम, n माने थे। अभी लिखे थे ना कि यदि तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n हो, तो वैसे यहाँ पे n दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो जब थ्योरी पढ़ाया जाता है ना, कंसेप्ट जब सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आप देखिए कि किस चीज़ को क्या माने हैं, ताकि जब क्वेश्चन बनाए तो वहाँ पे लिख सके, सुविधा हो, है ना। तो n माने हैं, तो n कितना दिया हुआ, 10⁻20। तो हमसे पूछा गया अपवाह वेग बताइए, वेग इज इक्वल टू वाट, ये नहीं पूछा गया। अब अपवाह वेग निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग कि फॉर्मूला आया था J बराबर NeVd, है ना, ये फॉर्मूला आया था। E जो है ये वाला E, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, बताए थे भाई। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका भी अगर वैल्यू लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अब देखो ये फॉर्मूला J का है, बट निकालना क्या है, I, तो I बनाएंगे इससे। तो देखो J बराबर क्या होता है, चूंकि J इज इक्वल टू होता है I/A। हालांकि अभी I का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, आप उससे भी काम चला सकते हो। तो I/A इज इक्वल टू हो जाएगा NeVd। Vd निकालना है तो Ne को लेके चले आएंगे, तो I/NeA इज इक्वल टू Vd। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो I कितना दिया हुआ, 10, n कितना दिया हुआ, 10⁻22 इंटू E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19।
इंटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 10 पे पावर -6, रख दिए सबको। अब गुना भाग तो करना है यहाँ पे, देख रहे हैं 22, देखें पहले 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस वाला को एक साथ किया तो -19 -6 -25 और +22 तो -3 बचेगा, यानी 10/1.6 इंटू 10⁻³ बचा। अब पॉइंट को ऊपर लेके चले जाएं तो इसका मतलब भी 10 और -3 को भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/16 इंटू 1 और 2 और 3 जीरो पहले से जाएगा तो 5 हो जाएगा 10⁵। अब 1/16 इंटू 10⁵ ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो 0.06 हो जाएगा इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आया है ना, जो कि मतलब बहुत ही छोटा है या बहुत बड़ा है। तो 0 पॉइंट में है, 1 2 3 4 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग है 10 मीटर पर सेकंड में है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड आया है वो स्पीड इतना है आपका, रेडी बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। एक मिनट, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम डीपीपी में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। तो ठीक है, इसको लिख लो।